प्यारे बच्चों, एक बार मैं एक बहुत अच्छे ओकेजन शो पे गया। वहां पे मैंने देखा कि लोग अलग अलग कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अलग अलग कंपटीशन फेस होने वाली है और सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स खुद को परफॉर्म करने के लिए एक शेड्यूल टाइम में खुद का वेट कर रहे हैं कि मेरा टाइम जब आएगा तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। और मुझे वहां पे जाके डाटा तैयार करना था कि प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, किस किस टाइम में क्या होने वाला है और उतने ड्यूरेशन में कौन कौन से दर्शक, कितने लोग वहां पे रहने वाले हैं, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है और उसका व्यूज कैसा मिलने वाला। ये सारी की सारी बातें हम 1 मिनट में रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुए, खुद को तैयार किया, हमने कोशिश किया। लेकिन जब वापस डाटा लेके जब आते हैं वापस अपने घर में तो देखते हैं अरे मैंने तो कुछ चीज छोड़ दिया वहां पे। मैंने ये पता ही नहीं किया उसका एंड टाइम क्या था, स्टार्टिंग टाइम क्या था। मैंने ये भी नहीं पता किया कि कितने देर का प्रोग्राम चलने वाला था, कितने देर में खत्म हो गया, उसके बाद कौन कौन से एक्टिविटीज कराए गए और उसके लास्ट में क्या क्या ओकेजन रह गया था। बहुत कुछ छूट जाता है तो वहां पे हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि वो सारा जो रॉ डाटा जो मैंने तैयार किया है उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, मैनिपुलेट कैसे करें। तो हम वहां पे यूज करना शुरू कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स। जब डाटा वास्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा वास्ट हो जाए तो वहां पे हम एक शानदार टॉपिक यूज करते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिस्टिक्स। जब हमारे पास ढेर सारा डाटा हो और सारे डाटा को हम अरेंज नहीं कर पा रहे हो और ना ही उसे मैनिपुलेट कर पा रहे हो, ना ही उसे कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो इन दैट केस हमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और ये स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो हमें ये सिखाता है कि जब डाटा कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी वास्ट हो, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइफरकेट करके उसके हम जो है डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला का यूज करके, स्टैटिकल व्यूज का यूज करके हम उसका यूज करके निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे कहीं पर कोई इवेंट चल रहा, जैसे मैं स्टार्टिंग इवेंट की बात किया था, तो वो इवेंट जो चल रहा कहीं पे, वो सारे के सारे इवेंट एक शेड्यूल टाइम में होने वाले हैं और उस शेड्यूल टाइम में कितने सारे पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करेंगे, सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसके बाद अगले टाइम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगले टाइम में ड्यूरेशन में कितने सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका अपना परफॉर्मेंस सबका अलग अलग क्या रहेगा। ये सारे के सारे सिनारियो लिस्ट तैयार करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक ओकेजन हो रहा है, स्कूल में, कॉलेजेस में हो रहा है, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। अब कोई गांधी जी बने बैठे हैं, कोई गांधी जी बने बैठे हैं, तो अब देखेंगे पहले जो कंटेस्टेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सेकेंड का कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, थर्ड का कैसा है, फोर्थ का कैसा है, सबके परफॉर्मेंस, उसके मार्क्स। ये हो गया आपका एक। मान लीजिए 1 से 2 o'clock के बीच में टाइम ड्यूरेशन में ये हुआ ये प्रोग्राम। उसके बाद 2 से 3 o'clock के बीच में अगला कोई कंपटीशन होगा, जैसे मोनो एक्टिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? मोनो एक्टिंग। उसमें अगले अगले कंटेस्टेंट आकर के अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिए, इन सब चीजों का। उसके बाद हो सकता है अगला डांस का हो, म्यूजिक का हो, या फिर हो सकता है स्टोरी टेलिंग का हो, या फिर कर्सिव राइटिंग का हो, इंग्लिश हैंड राइटिंग का हो, हिंदी हैंड राइटिंग का हो। अलग अलग प्रोग्राम्स वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और उन सब में पेंटिंग का भी हो सकता है या फिर कुछ और भी एक्टिविटीज कराए जा सकते हैं वहां पे। तो सबका एक डाटा कलेक्ट करना, उसे क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना और उसको एक एवरेज तौर पे एक एवरेज परफॉर्मेंस निकाल के देना, ये हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इससे पहले एक बड़ा ही शानदार सा टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम होगा एवरेज। आपने क्या पढ़ा होगा? एक एवरेज, AVERAG। एवरेज में आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे आपके सामने किसी का वेट 40 kg, किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, किसी का 35 kg और किसी का 45 kg। ये सब जो है एवरेज वेट है इन केजी में। सॉरी, एवरेज नहीं है, इस सबका सेवरल वेट है
केजी में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके सामने 5 हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ही बच्चे हैं। तो 5 बच्चों का अलग अलग वेट आपको देखने के लिए मिल रहा है, और 5 बच्चे हैं तो हम कहते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग साढ़े पांचों बच्चों का लगभग वेट कितना होगा। मतलब मैं किसी इंडिविजुअल का नहीं बता करके मैं ओवरऑल बताना चाहता हूं कि लगभग ये सारे बच्चे इतने केजी के। मतलब यहाँ पे ये कि एवरेज, वहां पे एक वर्ड आ जाता है कि एवरेज वेट निकालना। तो जितने भी बच्चों का स्पेशल वेट है सबको आप ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जितने भी बच्चे हैं आप इंडिविजुअली काउंट करते हैं। 5 बच्चे हैं तो 5 से डिवाइड लगाते हैं। तो आप देखते हैं कि 40, 50, 90 हो गया, 60, 35, 85 हो गए, सॉरी 95 हो गया, और ये 45। इसे भी ऐड कर लीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे 90, 90, 180, 180 और प्लस 40, इट इज 220, 220 प्लस 10, 230 अपॉन 5 कर दिया। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 46 केजी क्या है, सारे बच्चों का लगभग लगभग एवरेज वेट निकल के आपके सामने आया। तो आपने ये सोचा कि ये सारे के सारे बच्चे लगभग 46 केजी वेट के हो जाएंगे। ऐसी हमारे पास एक एवरेज अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आया जब मेरे पास डाटा था, जब मैंने एक डाटा लिस्ट तैयार कर रखा था पहले से, ये रॉ डाटा, तो उससे हमने निकाल के कैलकुलेट करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन जब हमारे सामने कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा भास्ट होता जाएगा तो हमें ये काम करने में थोड़ी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। तो हम वहां पे कुछ थ्योरम्स, फॉर्मूलाज या फिर कुछ प्रोसेस यूज करेंगे जिससे हमारे काम आसान हो सके। तो उस काम को आसान करने के लिए एवरेज या मीन या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स में 3 बातों को बड़ा गौर से पढ़ते हैं। कितने बातों को? 3 बातों को। सबसे पहली बात, सबसे पहला हम मीन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम मीडियन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मोड को। तो स्टैटिस्टिक्स में ये 3 बात जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला मीन, मीडियन और मोड। अब कहता है कि ये मीन, मीडियन, मोड क्या देगा, मतलब बहुत सारा लिस्ट है, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको दे देगा, लगभग वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है ना। और वो एग्जैक्टली सही देगा आपको। तो इसका यूज आप करते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज में डिवाइड कर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स को। पहले मीन कैलकुलेट करना, फिर मीडियन, फिर मोड। अब इतनी सी बातों को स्टैटिस्टिक्स को बताने के लिए, इसके माध्यम से सॉल्व करने के लिए, ये तीनों के तीनों मेथड हमारे सामने है। अब ये तीनों मेथड को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते ना। अब उसमें हम बाइफरकेट करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा उस मेथड को पहले पढ़ के उसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब भी आप एवरेज निकालने की बात करते हैं तो एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उसका सम करना, बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म है उतने नंबर से डिवाइड कर देना। हम इससे निकालते थे एवरेज। अब मुझे एक बात बताइए, एवरेज को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। दैट इज अरिथमेटिक मीन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लगभग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए आप बातों को थोड़ा गहराई से, कि जब आपके सामने डाटा बहुत ज्यादा दे दे, जैसे आपके सामने डाटा दिया हो एक्स का डाटा, x1, x2, x3, x4, और ये आपको काउंट करते करते बहुत ज्यादा xn तक दे दिया आपको। तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि ये सारे के सारे डाटा को हम प्लस कैसे करें। तो प्लस करने के लिए आप एक सुंदर सा सबमेशन, एक वर्ड है सबमेशन, इसका सिंबल कितना सुंदर देखने में लगता है, देखिए तो ये सबमेशन का सिंबल है। अब आप ये आपके जो डाटा है वो क्या है, एक्स आई डाटा है, मतलब आई के प्लेस पे 1 2 3 4 5 एन तक जाएगा। तो ये आपके वैल्यू जो है ये एक्स आई को दिखाएंगे, सबमेशन एक्स आई, ठीक है ना। अब देखिए आपके जो आई हैं वो क्या हो जाएंगे,
आई जो है n तक जाएंगे, मतलब मीन्स आपके n नंबर ऑफ टर्म, ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है और i टेंस टू n टर्म तक जाएगा। तो आपने एक्स आई वैल्यू को क्या कर दिया, जितने भी एक्स आई की वैल्यू सबको सबमेशन कर दिया। आपने सबको इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको ऐड करना है आपको। तो आपने इसको इंडिविजुअली ऐड ना करके आपने शॉर्टली सबमेशन एक्स आई करके छोड़ दिया, ये आपका सबमेशन हो गया। अब आपको जब एवरेज या मीन चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, सबमेशन एक्स आई अपॉन एन करते हैं। एन क्या है, तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपके एन नंबर ऑफ टर्म है उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ टर्म, जितने भी एन नंबर ऑफ टर्म है उसके सबसे आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक एवरेज निकल के आता है। अब मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप मीन निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ रास्ते दे देता हूं कि वो रास्तों पे चलेंगे तो आप मीन कैसे निकालेंगे। तो चलिए, अभी तक तो मैं आपको एवरेज बताया निकालने के लिए, अब मैं बताता हूं स्टैटिस्टिक्स के 3 हिस्से जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें सबसे पहला क्या था, मीन, और दूसरा क्या था, मीडियन, और तीसरा है मोड। तो अभी मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ मीन की बात कर लेता हूं। अगर मैं मीन की बात करता हूं तो मीन को आप क्या करेंगे, मीन को आप 3 हिस्सों में बांट देंगे कि मीन को निकालने के लिए आपके पास कम से कम 3 रास्ते हैं। कौन कौन से, सबसे जो पहला और इंटरेस्टिंग रास्ता है जिससे आप मीन आराम आराम से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला रास्ता है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है, सबसे पहले रास्ते का नाम है डायरेक्ट मेथड। अब आप मीन डायरेक्टली निकालने वाले हैं, आप मीन को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। दूसरा है आपका द नेक्स्ट वे इज, क्या हो जाएगा, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्टकट मेथड। क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड। तो पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और एक तीसरा है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 रास्तों से आप क्या निकालेंगे, मीन। तो सबसे पहले मीन को निकालने के लिए आपने 3 मेथड का जो यूज किया है, उसमें सबसे पहला जो मेथड है जिसको आपने नाम दिया डायरेक्ट मेथड, ये मेथड आपको बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही सिंपल सा मिलने वाला है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कैसे डायरेक्ट मेथड का यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि डायरेक्ट मेथड का यूज करने के लिए आप सिंपली ये देखते हैं कि जब आपके एक्स आई टर्म, जैसे ये x1 और x2, x3, ये x4, ये x5, ये x के 5 टर्म यानी कि x के 5 डाटा आपको दे दिए गए हैं, और हर एक डाटा की फ्रीक्वेंसी है। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हैं, जो वाइब्रेशन एक होता है उसमें नंबर ऑफ टाइम्स फ्लक्चुएट होना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब वही चीज कितनी बार, मतलब कितनी बार, अब ये x1 टर्म कितनी बार है, तो मैंने कहा f1 टाइम है। x2 टर्म कितनी बार है, f2 टाइम्स है। x3 f3 टाइम्स है। x4 f4 टाइम्स है। x5 f5 टाइम्स है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम मीन निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, मीन निकालने वाले हैं। तो मीन को निकालने के लिए ये हम एक्स बार का यूज करेंगे। ये किसको दिखाएगा, मीन को। मीन शुड बी शोन बाय शॉर्ट सिंबल एक्स बार। ये एक्स बार है, एक्स एबीसीडी का एक्स और ऊपर में ये बार है, एक्स बार, ठीक है ना। मीन निकालने का ये क्या हो जाता है, ये होता है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, अभी एक्स आई इंटू एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 f1, अब ये आगे क्या मिलने वाला है, x2 f2, x3 f3, x4 f4 और x5 f5। ये सारे दोनों के मल्टीपल का सारे टर्म को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है, सबमेशन एक्स आई इंटू एफ आई, जो भी है सबमेशन, जो भी एक्स आई एफ आई के टर्म है सबको ऐड करना अपॉन एन। एन तो आप जानते हैं, अगर मैं एन को दूसरी भाषा में कुछ लिखना चाहूं, अगर मैं एन को दूसरी भाषा में लिखना चाहूं तो एन क्या था, सारे फ्रीक्वेंसी के सारे टर्म का टोटल। ये टोटल ही तो एन है, ठीक है ना। तो टोटल के प्लेस पे सारे फ्रीक्वेंसी के सम को एन ना लिख करके
हम ये सबमेशन एफ आई भी लिख सकते हैं ना। तो हमने किया क्या है, मीन को निकालने के लिए सबमेशन टर्म एक्स आई इंटू एफ आई के सारे टर्म को ऐड कर दिया, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी के सारे टर्म को ऐड किया तो कैपिटल एन लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर उसके सामने सबमेशन एफ आई कर देंगे, एफ आई के सारे फ्रीक्वेंसी टर्म को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है कि मीन मीन्स एक्स बार इक्वल टू सबमेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सबमेशन एफ आई, एक ये फॉर्मूला मिलता है। और इसी फॉर्मूले का नाम है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला है मीन निकालने का। दिस इज द डायरेक्ट मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन्स। हम मीन को कैसे निकालेंगे, इस मेथड का यूज करके हम डायरेक्टली मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे सामने बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि जो चीज मुझे जंबल लग रहा था वो बहुत ही आसान था रियली में, इसमें ज्यादा दम नहीं था। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन जब मैं करूंगा ना तो ये बातें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि इतना सिंपल था, ये इतनी आसानी से बन सकता है। बाद में हम लोग शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड बाद में करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड पे कुछ क्वेश्चन करके देख लेते, ठीक है ना। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड को तो हमने पढ़ा, लेकिन उस पर हमने एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग तो चल रहे हैं मीन में, और मीन में सबसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, उसमें चल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं तो बातें समझ में आएगी कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ जो डाटा है उसको ध्यान से देखिए। एक्स आई का टर्म आपको दिया है 4, 6, 9, 10 और 15। एफ आई का टर्म दिया है 5, 10, 10, 7 और 8। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने एक साधारण सा डाटा है कि एक नंबर है 4, वो किसी डाटा में कितनी बार आया है, 5 टाइम्स। कोई नंबर है 6, डाटा में कितनी बार आया है, 10। नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 2, 3, 2, 4, 5, 7, 2, 8, 3, 1, 9, 7, 4। अब मुझे एक बात बताइए, मैं लिखता हूँ 2, अब इस डाटा में 2 कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हुआ कि 2 कितनी बार फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट किया, कितनी बार दिखाया है इसमें डाटा में। तो 2 3 टाइम्स है, तो 3 द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे 1 भी था तो 1 भी लिख दीजिए, 1 कितनी बार, एक बार, तो 1 1 टाइम है। उसके बाद 3 में आइए, 3 कितनी बार है, 1 टाइम, 2 टाइम, तो 3 है 2 टाइम्स तो 2 लिख दिया। अब 4 कितनी बार है, 4 1 टाइम, 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम, ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। और ये हमारे डाटा है कि 1 हमारा जो टर्म है वो कितनी बार है, 2 हमारा जो टर्म है वो कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है। तो ये सारे के सारे डाटा हमारे हैं और कितनी बार यूज किए गए हैं, रिपीट हुए, वो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दिखाई देने लगता है। तो हम यहाँ पे सेम बातों को यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे डाटा में 4 कितनी बार, 5 टाइम्स आया है, 6 कितनी बार, 10 टाइम्स आया है, 9 comes 10 times, 10 comes 7 times and 15 comes 8 times। ये हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है हमारे एक्स टर्म के डाटा के। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे बताने वाले हैं कि हमारे एक्स आई के जो टर्म है वो क्या है, वो 4 है, 6 है, 9 है, 10 है और 15 है। ये हमारे एक्स आई के सारे टर्म दिए हुए हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एफ आई से दिखाएंगे। तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 5। अब ये 6 का 10, 9 का 10, 10 का 7 और 15 का 8। ये क्या है, अलग अलग डाटा का फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है। हमें करना क्या है, हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन निकालना है। तो करेंगे क्या, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20, 6 10 जा कितना हो जाएगा, 60, 9 10 जा इट इज 90, 10 7 जा इट इज 70 एंड 15 8 जा क्या हो जाएगा,
120। हमने क्या बोला था कि हमें क्या चाहिए, सबमेशन एक्स आई इंटू एफ आई। ये सारे एक्स आई इंटू एफ आई के सारे टर्म है और हमें सबको ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई, ऐड करने पे क्या मिलेगा। तो देखिए 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 90 170, 170 प्लस 70, 170 प्लस 70 क्या हो जाएगा 240, 240 प्लस 120 क्या हो जाएगा 360। तो सारे टर्म को ऐड किया तो 360 आया। अब मुझे यहाँ करना सबमेशन एफ आई, जिसको कैपिटल एन से भी दिखा सकते हैं। इन सबको ऐड करिए, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 इट इज 25, 25 प्लस 7 इट इज 32, 32 प्लस 8 इट इज 40। सबको ऐड किया तो ये मिला, सबमेशन एफ आई को ऐड करने पे ये मिला। सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई टर्म को ऐड करने पे हमें ये मिला है। हमें करना क्या है, हमें मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। क्या निकालना है, मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल के बताएंगे कैसे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड मीन चाहिए। मीन जिसको हम एक्स बार से दिखाते हैं वो क्या होता है, सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई बाय सबमेशन एफ आई। ये सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू आपने सबको ऐड करके क्या निकाला है 360। आप यहाँ पे लिख देंगे 360 सबमेशन एफ आई। ये सारे एफ आई के टर्म को आपने ऐड करके क्या निकाला है 40। कितना निकाला है 40। तो आपने यहाँ पे 40 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36। आपको मीन क्या मिल गया, अर्थमेटिक मीन क्या मिल गया डायरेक्ट मेथड से 9। क्या मिल गया मीन 9। तो इस पूरे हमारे इस डाटा का मीन इसी में से या इसके आसपास ही होना चाहिए। हम इस पे ध्यान देते हैं कि हमारे जो एक्स टर्म के डाटा दे रखे हैं, हमारा मीन इसी में से कोई ना कोई होना चाहिए या इसी के आसपास होना चाहिए। जैसे 9 और 10 के बीच में 9.5 भी हो सकता है, 6.7 भी हो सकता है, यानी कि 4 से लेके 15 तक इसी डाटा के बीच में हमारा मीन कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, कौन कितनी बार रिपीट किया है और डाटा किसके बीच में अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एवरेज वैल्यू दे रहा है। तो इस मेथड से हमें जो मीन निकल के आया है वो 9 निकल के आया है। मतलब 9 इज द मीन वैल्यू बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द मीन, सो मीन विल बी 9। आई बात समझ में। एक दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं इसकी कहानी कैसे सॉर्ट आउट होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अगले क्वेश्चन को लेते हैं। फॉलोइंग फॉलोइंग टेबल शोज, फॉलोइंग टेबल शोज द वेट, द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स। जैसे वेट इन केजी 67, 70, 72, 73, 75। number of students, number of students 4 3 2 2 1। ये हमारे सामने फिर से डाटा है और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मीन वेट। क्या पूछा हमसे, फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मीन वेट हमें निकालना है। बातें तो वही रहेंगी, बातें बदलने वाले नहीं हैं। अपना कहानी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब देखिए, अभी तक हमारे सामने जो डाटा दिया हुआ है तो डाटा तो वही है। डाटा में करने क्या वाले हैं, बस थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ये वेट इन केजी जो दिया है इसको एक्सआई मान लेंगे। ये हमारे वेट इन केजी एक्सआई हो जाएंगे। 67, 70, 72, 73, 75। अब हमारे ये जो एफ आई के टर्म है, एफ आई फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। अब यहाँ पे
पहले तो हमारा फर्स्ट जो डाटा दिया हुआ था उसका एक्स आई टर्म लेके हमने लिख दिया। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी एफ आई, हमने वो भी इंडिविजुअल टर्म का लिख के रख दिया यहाँ पे। अब हम करने वाले नेक्स्ट स्टेप में एक्स आई इंटू एफ आई। अब यहाँ पे 67 4 जा कितना हो जाएगा, 67 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2। अब 6 4 जा 24 2 26 268 आया। 73 जा 7 3 जा 21 210 आएगा। 72 2 जा 2 2 जा 4 7 2 जा 14 आ गया। 73 2 जा 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 146 आया। 75 1 जा 75। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि मैं अगर ये सारे टर्म को ऐड कर दूं तो हमें सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई मिलने वाला है। क्या मिलेगा, तो देखिए ऐड करिए, 8 0 प्लस 4 8 4 12 12 6 18 18 प्लस 5 23 का 3 कैरी 2 6 1 7 7 4 11 11 4 15 15 7 22 22 plus 2 24 का 4 कैरी अगेन देर इज 2। सो 2 2 जा 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8, हमें क्या मिला 843। आप n का वैल्यू निकाल लीजिए या सबमेशन एफ आई का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा 4 3 7 7 2 9 9 2 11 1 12, ये मिला आपको 12। आपको क्या चाहिए, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम निकालने वाले हैं मीन एक्स बार, क्या होता है सबमेशन एक्स आई इंटू एफ आई बाय सबमेशन एफ आई। क्या मिला यहाँ पे, सारे टर्म का ऐड मिला है 843 अपॉन सबमेशन एफ आई का वैल्यू क्या मिला निकल के 12। तो हम 12 से डिवाइड करने वाले हैं। जब हम 12 से 843 में डिवाइड लगाएंगे तो 12 7 जा 84, यहाँ 3 आया लगेगा नहीं, 0 डेसिमल डालिए 0, 12 2 जा 24 बचा 6 0 12 5 जा 60 0 0, ये मिला हमको 70.25 kg, ये हो गया मीन। क्या पूछा था, फाइंड द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मीन वेट क्या होगा, स्टूडेंट्स का मीन वेट होगा 70.25 kg। ये हमारे अगले क्वेश्चन हो गए। अब एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें ऐसा क्या दिया है जो हमें ढूंढने की सख्त जरूरत है, ठीक है ना। देखेंगे, देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें ऐसी है जो पहले ही दे दी जाएगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझे पहले ही बता दी जाएगी और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ निकालने की जरूरत रहेगी। तो देखिए ध्यान से कि क्या दे देगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से कि आखिर क्वेश्चन में पहले क्या दे दिया। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर द फॉलोइंग distribution whose mean is 16.6। मैंने बोला था ना कि कुछ चीजें पहले दे देगा, whose mean बोला है मतलब मीन पहले ही दे दिया है, कितना 16.6 दे दिया है। अब डाटा को लेके चलेंगे, यहाँ पे हमारे एक्स आई डाटा टर्म क्या दिए हमें 2 4 6 10 P प्लस 5, ये अलग है, ये अलग, ये सब इंडिविजुअल डाटा है और इसके फ्रीक्वेंसी है 2 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 10 1 टाइम्स और P प्लस 5 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, P का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे मुझे मीन पहले ही दे दिया है, तो जो बातें मुझे पहले ही दे दी गई है उसके लिए अपनी कहानी क्या सुनाए कि हमें ऑलरेडी क्या दिया गिवन में मीन मीन्स एक्स बार का वैल्यू 16.6 हमें पहले ही दे दी गई, ठीक है ना। अब देखिए हमारे जो एक्सआई टर्म है, एक्सआई टर्म वो क्या क्या है देखेंगे ध्यान से, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है
और p+5 है। हमारे टर्म यहाँ पे बदल जा रहे हैं। अब आगे 2 कितनी बार है, fi टर्म, फ्रीक्वेंसी टर्म हमारे बनेंगे। 2 3 टाइम्स है, और 4 इज 2 टाइम्स, 6 इज 3 टाइम्स, 10 इज 1 टाइम, एंड p+5 इज 2 टाइम। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं। क्या चेंज लाएंगे, देखिए, अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये xi इंटू एफ आई टर्म बनने वाले हैं। सो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, और 10 1 जा 10, और p+5 इंटू 2, क्या मैं लिखूं यहाँ पे 2p+10, समझ जाएंगे। सारे टर्म को ऐड करिए तो ये सबमेशन fi इंटू xi क्या मिलेगा, 2p के साथ कोई टर्म घटने बढ़ने वाला है नहीं, उसके कांस्टेंट से घटेगा बढ़ेगा। तो 8 6 14, 14 प्लस 8 इट इज 8 6 14, 14 प्लस 8 22 प्लस 10 32, 32 प्लस 10 इज 42, 42 प्लस 10 इट इज 52। सबमेशन xi fi क्या मिल गया, 2p प्लस 52। सबमेशन fi हमें चाहिए 325 538 819 9211, मिला ऐसा कुछ। चलिए अब आपको यूजिंग डायरेक्ट मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें क्या करने वाले हैं, आप फॉर्मूला यूज करेंगे x बार मीन x बार इक्वल टू सबमेशन fi इंटू xi बाय सबमेशन fi। इसका वैल्यू आपको इस बार पहले ही दे दिया, कितना दिया था, 16.6। इसका वैल्यू आपने क्या निकाला, 2p प्लस 52, 2p प्लस 52, और सबमेशन fi का वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 11। अब क्या करें हम, 16.6 को आप इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई 2p प्लस 52 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 16.6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 आएगा। 6 6 12 का 2 कैरी 1, 6 1 7 1 8 1, पॉइंट के बाद एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए, क्या मिलेगा 182.6 इक्वल टू 2p प्लस 52। सो 2p इक्वल टू 182 प्लस 6 में से 52 माइनस कर देंगे, क्या मिला 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे 8 माइनस 5 3, 100 क्या मिलेगा 30, 2p का वैल्यू। तो p क्या मिलेगा 130.6 बाई 2। कट कर दीजिए इसको, कितना से कटेगा ये, 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा 65.3। p का वैल्यू क्या मिला 65.3। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपको p का वैल्यू पूछा था, और ये p का वैल्यू क्या मिला, आपको p का वैल्यू मिला 65.3। क्या मिल गया, सॉल्व करने पे 65.3 मिल गया। तो इस तरीके से आपने p का वैल्यू निकाला। हम एक दो क्वेश्चन और इसके बेसिस का करेंगे, फिर अगले मेथड पे जाएंगे मेन का, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड पे भी जाएंगे। आज की कहानी इतना ही रखते हैं, कंटेंट थोड़ा सा रखेंगे दिमाग में, और अगले लेक्चर में इसके बेसिस पे और आगे वाला जो कंसेप्ट है उसको सीख करके उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।